तो वेलकम मैम। तो आज हमारी गेस्ट कंचन मैम है। मैम आपका आवाज तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा मेरा। आवाज नहीं आ रही। अब देखिए, अब आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी। मैंने तो हाँ आ रही है माइक मैम। हाँ आ रही है। माइक ऑन है मेरा। मैं थोड़ा और आगे थोड़ा चलूँ? नजदीक रखिए, थोड़ा नजदीक रखिए। ओके। चलिए चलिए। तो हेलो एवरीवन, तो आज हमारी गेस्ट हैं कंचन मैम, सी इज फ्रॉम मेरठ। तो मैम वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो मैम हम लोग ये पॉडकास्ट को 1 घंटे लेकर जाएंगे, जिसमें हम लोग आपकी सारी लाइफ के जर्नी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपकी अर्ली लाइफ और उसके एजुकेशन के बारे में, आपने टीचिंग कैरियर कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया उसके बारे में। और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग आपके गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। फिर बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल के आपका कैसा जर्नी रहा, 20 साल 26 साल आप रहे हैं। और फिर आपके स्टूडेंट से कनेक्टिविटी रिलेशनशिप इनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग आपके मेमोरेबल स्टूडेंट जो अभी दुनिया में बहुत बड़े बड़े चीजों पे बड़े बड़े पोस्ट पे होगा, तो उनके बारे में बात करेंगे। फिर आपके टीचिंग टीचिंग फिलोसफी और वैल्यू के बारे में, मतलब आपने मतलब आपका फिलोसफी क्या है, आप क्या सोच के बच्चों को अपना नॉलेज देती हैं, बच्चे कहाँ तक पहुंच पाए। फिर इसके बाद हम लोग आपके अनुसार जो लॉन्गर टाइम पीरियड में एजुकेशन में जो जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग आपके न्यू ईयर में जब अर्ली एज में था और अभी के एज में एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आई है। फिर आपका पर्सनल रिफ्लेक्शन और फ्यूचर गोल के बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या गोल रखे हैं। फिर उसके बाद हम लोग रैपिड फायर के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे। तो हमारा सेशन एक लंबा सेशन रहने वाला है, आपके साथ एक लंबा जर्नी हम लोग का रहने वाला है। तो आप आपसे मुलाकात हुई तो हम लोग मेरठ से एक और टीचर को मतलब फैकल्टी के बारे में जान पाएंगे। तो मैम आप अगर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी तो हमारे ऑडियंस को आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बारे में। हाँ जी सर, मेरे को मेरठ में तो कंचन शर्मा के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि शादी के बाद मेरा नाम चेंज कर दिया गया था। क्योंकि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल है, जो मैंने स्टडी करी है, तो मेरा घर का नाम मोनिया शर्मा था। लेकिन शादी ओके। के बाद मेरा नाम चेंज कर दिया गया, कंचन शर्मा हो गया। तो फिलहाल अभी कंचन शर्मा के नाम से ही सभी मुझे जानते हैं। और मैं 1996 में मेरी शादी हुई थी, तब से मैं मेरठ में ही हूँ। उससे पहले का मेरा जो चाइल्डहुड व्यतीत हुआ है वो मेरा होम टाउन है नैनीताल के पास। आपको एक छोटा सा कस्बा है किच्छा। किच्छा के पास मेरा गांव है आजाद नगर सर, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। एक बहुत छोटे से गांव से मैं आई हूँ। और ओके अगर मैम। आप कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हैं कि कच्चा रास्ता था, हम पैदल स्कूल जाते थे। तो सर उसी तरह से हमारी भी स्टडी हुई है। 12th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करी है। तो ओके उसके मैम। बाद सर 12th के बाद मेरी शादी हो गई और मैं मेरठ आ गई। ओके मैम। तो मैम आपके जो बचपन के दिन हैं उत्तराखंड में कैसे बीते, मतलब कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। स्ट्रगलिंग था सर, अच्छा भी था। फैमिली बैकग्राउंड इतना बहुत ज्यादा रिच फैमिली को मैं बिलोंग नहीं करती थी। एक किसान फैमिली से मैं थी। और हम 5 भाई बहन हैं, मैं सेकंड नंबर पर आती हूँ। और तो मेरे से छोटे मेरे भाई बहन हैं जिन्हें मैं घर पर ही पढ़ाती थी। मैं मतलब आप ये सोचिए, बचपन से ही मैं एक मैम का रोल प्ले करती थी। मेरे स्टूडेंट मेरे भाई बहन ही होते थे, जिनके ऊपर मैं पूरा अपना टीचिंग का वो शुरू करती थी। तो आप ये कह लीजिए कि बचपन से मैं टीचर बनना चाहती थी और मैं टीचर बन गई। तो उत्तराखंड की यादें तो सर हमेशा दिल में ही रहती हैं, क्योंकि लड़की का ओके। पहला घर उसका मायका ही होता है ना, तो वो भूल ओके तो मैम। पाती नहीं है। तो मैम ये है कि मेरी मेरी कुछ कजन सिस्टर है, वो भी मतलब इस बार 1-2 साल पहले ही वो 11th 12th की हिंदी की टीचर बनी है। तो मैं आपका रिलेशन उनसे बहुत कनेक्ट कर पाऊंगा इस जर्नी के दौरान। तो मैम आप अपने उत्तराखंड के स्कूलिंग लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, मतलब कैसा रहता था आपके टाइम में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर कि मैं उत्तराखंड की जीजीआईसी यानी राजकीय बालिका विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे। क्लास 6 से मैंने वहाँ पर पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले हम लोग दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, वो भी हिंदी मीडियम के ही स्कूल थे हमारे। और ये बाद में जीजीआईसी में तो सिर्फ गर्ल्स का स्कूल था, तो वहाँ पर सेफ भी समझा जाता था, गाँव का माहौल था, तो वहाँ पर ही वैसे ही लड़कियों को
रहने की अनुमति थी, इजाज़त भी होती थी, तो हम उसी स्कूल में ही जाते थे। धीरे-धीरे मैंने साइकिल चलानी सीखी क्योंकि पैदल आते-जाते बहुत देर हो जाती थी, कभी स्कूल में लेट हो जाते थे। तो क्योंकि हमारे पास एक ही साइकिल थी, तो पहले दीदी उससे जाती थी, उसकी शादी हो गई, तो साइकिल मेरे पास आ गई, फिर मैंने चलानी सीखी, तो हमारा वो साइकिल से ही सभी दोस्तों का आना-जाना स्कूल से होता था। वही कच्ची सड़कें सर, वही बारिश के दिन, बट वो स्कूल की यादें आज भी हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा पढ़ाई, वहाँ का पढ़ने का मेथड, पढ़ाई की प्राथमिकता वो मैंने अपने स्कूल से ही सीखी। वहाँ के टीचर्स हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं, आज भी मुझे याद है अपने अपने वो छोटी-छोटी क्लास के टीचर्स आज तक मुझे याद है, मैं अपने गुरुओं को हमेशा याद रखती हूँ। ओके मैम। मैम आपको बचपन में क्या चीज़ इंस्पायर करता था कि आप टीचिंग लाइन को ही चूज़ करना चाहती थी? मुझे मेरे टीचर्स ही इंस्पायर करती थी, जब मैं उनको देखती थी इतने सिंपल रहते थे वो टीचर, कोई आज के टीचर्स के हिसाब से सॉरी मतलब चमक-दमक वो सब कुछ नहीं था, एक सिंपल सोबर पर्सनैलिटी हमारे सामने आती थी। मातृत्व होता था उनके अंदर और जिस तरह से वो हमें पढ़ाते थे, समझाते थे, बहुत अटैचमेंट रहता था टीचर्स गुरुओं का अपने शिष्यों के प्रति। तो उसी माहौल में मैं भी रही हूँ, उसी माहौल में मैंने पढ़ा है, तो मेरे को वही पढ़ाने की मैंने आपसे कहा कि मैं आकर फिर घर पर एक मैम बन जाती थी। अपने बहन-भाइयों को बच्चे स्टूडेंट बना लेती थी और उस हिसाब से मैं एक्ट करती थी टीचर्स का। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब जो है वो टीचर की ही थी। ओके मैम। वो अभी बट थोड़ा-सा मैम अभी कम आप हो गया वो ओके। रेशियो। मैम आपका बचपन से ही सपना था कि टीचर ही बनना है, क्या इस तरह को लेके? जी, 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 मैं बिल्कुल क्लियर थी। पहले तो मुझे ये था क्योंकि हम गाँव को बिलॉन्ग करते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं गाँव में तो लेडीज़ जॉब नहीं करती हैं, तो मेरा भी जहाँ पर भी मैं जाऊँगी जॉब तो मैं नहीं करूँगी। बट गुड लक मेरी शादी शहर में हो गई, वेल एजुकेटेड फैमिली में मेरी शादी हो गई, मेरी एजुकेशन को आगे और बढ़ावा दिया गया। मेरे फादर इन लॉ ने कहा नहीं आप पढ़िए जहाँ तक पढ़ना है, जो भी करना है आप करो। तो इस तरह करके मेरे फादर इन लॉ ने बहुत मेरा सपोर्ट किया और उन्होंने मतलब मुझे आगे के लिए प्रेरित किया, तभी मैंने बाकी की सारी स्टडी मेरठ में आकर ही करी। ओके। आपके जर्नी को आपके पेरेंट्स ने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया? मतलब आपको कैसे और सोचने में हेल्प किया आपके पेरेंट्स ने? देखिए, पेरेंट्स की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम गाँव में बिलॉन्ग करते थे, वहाँ ये होता था कि छोटी एज है, लड़कियों की शादी कीजिए और विदा कीजिए। तो मतलब यही सोच हमारे घर में भी थी, मेरे दादाजी की भी यही सोच थी। तो 18 ईयर में सर, मैंने 12th कंप्लीट किया और 18 ईयर में ही मेरी शादी हो गई थी। तो मेरे को ओके मैम। जितना भी पढ़ाई से सपोर्ट मिला है, वो मेरे इन-लॉज़ की तरफ से मिला है। मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओके। उत्तराखंड से मेरठ मेरठ आने पर लाइव शादी के होने के बाद आपके लाइफ में क्या-क्या न्यू एक्सपीरियंस हुआ? मतलब आपका जर्नी कैसा रहा उत्तराखंड से मेरठ का? सर आपने एक ना पहाड़ी आपके इलाका जर्नी हुआ, एक नॉर्मल उत्तर प्रदेश, तो हाँ आप जी, क्या हाँ जी। डिफरेंसेस हुए? सर वेदर, मौसम ये सब तो चेंज था ही, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज था सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गाँव को बिलॉन्ग करती थी, तो मैंने शहर नहीं देखा था। मैं आपको पहले बताऊँ कि मैंने शहर नहीं देखा था कि शहर कैसा होता है। तो मेरठ में आकर सबसे पहले मैंने शहर देखा, बड़ी-बड़ी सड़कें देखी, बिल्डिंग्स देखी, लाइटिंग देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे एक आदिवासी को आप शहर में ले आते हो, भौचक्का होकर देख मेरा भी सीधा वैसा ही वो था। यहाँ आकर नई-नई चीज़ें मैंने देखी खाने की क्योंकि गाँव में आपको पता है कि फ़ास्ट फ़ूड के नाम पर एक समोसा होता है, बहुत ज़्यादा हो गया तो गोलगप्पे हो गए। बट शहर में आकर मैंने देखा कि नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है, रहन-सहन का ढंग अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। गाँव से शहर की लाइफ़ बहुत चेंज होती है। गाँव में सर एक जो अपनापन होता है ना, दीवार कूद कर घर चले जाओ, दीवार कूद कर इस घर में आ जाओ, तो वो वाला मुझे शहर में नहीं मिलता है। शहर में कई महीने तक मैं अपने घर में रही, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस था। अच्छा अच्छा भी बहुत था और थोड़ा-सा नई-नई चीज़ें थी जो मैंने सीखी और बहुत जल्दी सीखी मैंने सर। मैम हम लोग जैसे मुझे पता है कि आपने शादी होने के बाद एक नए टाउन में शिफ्ट होने के बाद बीए, बीएड और एनटीटी का डिग्री लिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ था इसके बारे में बताइए? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फादर इन लॉ बाटा में जॉब करते थे और वो बहुत मतलब पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर थे। वो चाहते थे कि मतलब जितनी भी पढ़ाई हो सके अच्छी हो। मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत अच्छी एजुकेट थी। मेरे हस्बैंड ने अच्छी स्टडी कर रखी थी। तो उनका मन था कि बेटा अगर तेरा मन पढ़ने को है तो हम तुझे पूरा सपोर्ट करेंगे।
और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया भी, और मेरी इच्छा भी थी पढ़ाई करने की, क्योंकि मुझे पता था कि 12th पास करने के बाद तो मैं मैम नहीं बन पाऊंगी। अगर मुझे अपना सपना पूरा करना है तो मुझे अपनी स्टडी को आगे लेकर जाना ही होगा। तो वो मुझे पूरा सपोर्ट मिला घर से, मेरा एडमिशन कराया गया। मुझे बड़ा मतलब डर भी लग रहा था, कहाँ मैं एक छोटे से कस्बे गांव से आई थी, इतने बड़े कॉलेज में मेरे को भेजा गया कि जाओ गेट के अंदर, अकेले ही जाना था, अंदर अकेले ही सारा ढूंढना था, क्लासरूम कहाँ है, एग्जाम देने जाना है। तो बहुत सारी चीजें सर मैंने सीखी उन दिनों में, डर भी गई, मैं रोई भी बहुत। मुझे लगा मैं खो गई हूँ इस शहर में, क्योंकि मुझे एड्रेस भी याद नहीं था अपने घर का। तो बट सबने बहुत सपोर्ट किया सर। ओके मैम। मैम, हम लोग आपके टीचिंग जर्नी का स्टार्टिंग के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब कैसा रहा था? किस तरीके से आप टीचिंग सेक्टर में आ पाए? आपने तो डिग्री तो ले लिया, लेकिन टीचिंग सेक्टर में किस तरीके से आप आ पाए? हाँ सर, मैं अपने मेरे हस्बैंड मतलब सिंगल चाइल्ड, मतलब यहाँ पर थे, दीदी की शादी हो गई थी तो हस्बैंड अकेले थे। पूरा दिन घर पर ना सर मैं अकेले ही रहती थी, मदर इन लॉ और मैं, और घर पर काम भी नहीं होता था। तो मैं बहुत बोरिंग 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 फील करती थी। तो स्टडी भी मेरी चल रही थी, साथ साथ वो एग्जाम्स देने जाना होता था। तो उस बीच में मैंने अपने फादर इन लॉ से बात करी, तो पापा जी ने बोला बेटा सिर्फ 12th पास आउट हो, तो आपको ऐसे में तो मुश्किल है किसी स्कूल में कोई जॉब मिले। तो मैंने कहा कोई नहीं पापा, मैं होम ट्यूशन कर लेती हूँ, घर पर भी तो मैं अपने ब्रदर सिस्टर्स को पढ़ाती थी। फिर मैंने सबसे पहले होम ट्यूशन स्टार्ट किया घर पर। तो मेरे नेबर्स थे जो मेरे आसपास बच्चे रहते थे, सबसे पहले उन्होंने मेरे पास आकर पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हुआ, थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ वर्ड्स मैंने यूज करे, बच्चों के साथ शहर की स्टडी और गांव की स्टडी में जो डिफरेंस होता है उसको मैंने सीखा। और मेरे घर के पास एक बहुत छोटा सा स्कूल है, होता था तब एमएस पब्लिक स्कूल। तो वो हमारे नोन थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम घर पर ट्यूशन करती हो, हमारे स्कूल भी आ जाओ, देखो कैसे होता है। तो सर मैं उनके स्कूल जाने लग गई, छोटा सा स्कूल था, यूकेजी तक का, थोड़े से बच्चे थे। तो वहां से बस स्टार्ट हो गया, और मैम ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, मुझे सिखाया ए फॉर एप्पल भी बच्चों को कैसे 3 लाइन में 3 डॉट पे बनाया जाता है, वहां पर मैंने मैम से सीखा। तो बस तब से ही सब शुरू हो गया, साथ साथ स्टडी चलती रही, साथ साथ टीचिंग चलती रही। ओके मैम। मैम, ये था कि आपने अपनी जर्नी का सपना था एक टीचर बनने का, एक अच्छा टीचर बनने का, तो आपने अपनी जर्नी बहुत डाउन लेवल से स्टार्ट किया, जैसे कि किंडरगार्टन नर्सरी से स्टार्ट किया। तो इसके पीछे क्या कारण था? आप डायरेक्ट 6 7 8 9 10 से पढ़ाना स्टार्ट कर सकती थी, तो आपको इतना डाउन से क्यों स्टार्ट करना, मतलब आपको अच्छा लगा? सर वही, मेरी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं थी ना सर, मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं कर रखा था तब तक, अच्छा। ओनली 12th पास थी मैं। तो फिर ऐसे में मुझे हायर क्लासेस मिलनी मुश्किल हो जाती, इस ओके। वजह से सर। जी। तो आपके स्टार्टिंग के कुछ दिन कैसे रहे थे, उनके बारे में बताइए कि आप जाती थी स्कूल में तो क्या-क्या फेस करना पड़ता था? अलग-अलग टीचर्स होते होंगे, आप एक नया एक्सपीरियंस के साथ जा रहे थे, तो आपको कैसा फील हो रहा था? हाँ सर, सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग उठकर घर को अपना सेट करने के बाद जाना सबसे बड़ा टास्क वही होता था। फिर स्कूल जाना, वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे, सर मुझे प्री नर्सरी मिली थी, और वो इतना रोते थे बच्चे, अपनी मम्मा को छोड़कर उन्हें हमारे पास आने में वो इतना रोते थे कि उन्हें संभालने में ही आधा दिन निकल जाता था। तो उन प्यारे प्यारे बच्चों को सर मैं लिटरली गोद में लेकर बिठाकर पढ़ाती थी। मैंने उनको कभी टेबल चेयर पर नहीं बैठने दिया, कि नहीं, इनको जितना लगेगा कि हम भी मदर के पास हैं। तो वैसी फीलिंग थी, बच्चों को गोद में उठा उठा कर सर मैंने पढ़ाया है। उनके टिफिन में से उनको खाना ले लेकर मैंने अपने हाथों पे खिलाया, कि जिससे कि वो बच्चे मेरे साथ घुल मिल जाए, और उनको लगे कि नहीं मैम भी मम्मी की तरह ही है, ओह यस सर। हमारी केयर करेगी। ओके तो मैम। इस तरह से मैं करती थी, रोज नया ही कुछ होता था। और सबसे बड़ी चीज तो सर जो बच्चों की होती है, मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली, नहीं मैम ये मेरी पेंसिल है। तो सर वो जो केस सॉल्व करने होते थे ना सर, बहुत डिफिकल्ट होते थे, बट किसी तरीके से हम लोग कर लेते थे सॉल्व। ओके मैम। मैम, ये था कि जैसे आप न्यू-न्यू टीचर बने थे, तो आपको क्या-क्या नए नए टीचर बनने पे क्या-क्या चैलेंजेस फेस हुए? कुछ चैलेंजेस के बारे में आप शेयर कर सकती हैं? फिर जैसे-जैसे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी और थोड़ा-सा मैं बड़े स्कूल में जाने लगी, तो मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा स्कूल था, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल था सर। वहाँ पर मेरे को यूकेजी क्लास दी गई थी। वहाँ मैं प्री नर्सरी पढ़ा रही थी, और अचानक मुझे यूकेजी क्लास दे दी गई, जहाँ पर मात्राओं का ज्ञान, वोवेल्स, स्पेलिंग्स, नंबर नेम्स, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्योंकि वो स्कूल भी बड़ा था, 8th तक का स्कूल था, तो वहाँ स्टाफ भी बहुत था। बहुत ही अच्छा, बाय
मतलब प्रभु की कृपा से मुझे हमेशा स्टाफ बहुत अच्छा मिला है, सपोर्टिंग मिला है, प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे मिले हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हम लोगों को अलग से वर्कशॉप दी जाती थी, हमें समझाया जाता था कैसे छोटे बच्चों को डील करना है, कैसे बड़े बच्चों को डील करना है। लेकिन जब पेरेंट्स हावी हो जाते हैं ना सर, वो वाली कंडीशन में थोड़ा-सा टीचर को शांत रहकर उनकी सुनकर सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे चैलेंजेस आए दिन आते रहते थे, जिनको हम लोग मिलकर पूरे स्टाफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ सॉल्व कर लेते थे। ओके मैम। मैम ये था क्या कि आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली काम स्टार्ट किया, तो आप बता सकते हैं कि आपका क्या स्टेप था जिसको आपने ऐड किया तो और आपका कॉन्फिडेंस यंग चिल्ड्रन को हैंडल करने का ज़्यादा हो गया? मतलब क्या-क्या स्टेप्स थे, क्या-क्या इंसिडेंट हुए जिसने आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट किया? सर जब मेरा गुरु हरकिशन में मेरा इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी कि मैं इतने बड़े स्कूल में कैसे जाऊँगी, मैं कैसे फेस करूँगी, मेरी स्पीकिंग नहीं है। हर स्कूल में सबसे पहले इंग्लिश माँगते हैं कि नहीं इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए। तो सर मेरी बेटी राधिका भी उसी स्कूल में ही पढ़ती थी, वो फर्स्ट क्लास में थी। तो उसने मुझे डेमो करके बताया था कि उसकी क्लास में जब टीचर आती हैं, तो वो कैसे पढ़ाती हैं, किस तरह से पढ़ाती हैं, क्लास में कैसे घूम कर पढ़ाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरी बेटी ने मेरे को 1 डे बिफोर रात को मुझे सिखाया था कि मम्मा आप इस तरह से बोलना, आप इस तरह से बोलना। आज वो हमारे बीच में नहीं है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट उसका वो सिखाया हुआ एक-एक चैप्टर, एक-एक चीज़ मैं आज तक फॉलो करती हूँ। मैं हर बच्चे में अपनी बेटी देखती हूँ, तो इसलिए मेरे को बच्चों के संग ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। ओके मैम। जी। तो मैम आपका स्टार्टिंग से क्या फिलॉसफी रहा था? जब से टीचिंग में आप घुसे थे तो आपने क्या सोच लिया था कि मुझे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना? तो आपका इसके पीछे का सिद्धांत क्या था एज़ अ हिंदी टीचर? सर हिंदी टीचर सबसे पहली बात तो मुझे ये था कि स्टार्टिंग तो सर मैंने एज़ अ मदर टीचर हो गया, क्योंकि ना आप जब किंडरविंग में पढ़ाते हैं, नर्सरी में पढ़ाते हो तो आपको सभी सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। आप मैथ्स भी पढ़ाएँगे, आप जीके भी पढ़ाएँगे, आप डांस भी करवाएँगे, आप हिंदी में भी जाएँगे, तो सभी सब्जेक्ट्स मुझे लेने पड़ते। मेरा गोल मेन यही होता था कि मैं आज के दिन जितना भी प्लान करूँ, मेरे बच्चों को वो समझ आ रहा हो। चाहे मैं उनको 2 वर्ड सिखाऊँ, अगर मैं 2 वर्ड के शब्द लेकर चल रही हूँ, तो अगर मैंने उन्हें 5 2 वर्ड के शब्द सिखाए हैं, तो वो उन बच्चों को समझ में आने चाहिए। अगर जैग है, जग है, तो बच्चा घर जाकर जग को ढूँढ कर बताए कि मम्मा ये जैग है, जग होता है। तो मेरा ज़्यादातर जो स्टडी होती है, वो एक्टिविटी बेस्ड मैं एक्टिविटी पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि बच्चे खेल-खेल में ज़्यादा सीखते हैं सर। यस मैम। तो मेरी पढ़ाई ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड ही होती है। ओके मैम। तो मैम अब हम लोग चलते हैं आपके गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल के बारे में। आपने वहाँ 8 साल बिताया, तो आप अपनी कुछ मेमोरी शेयर कीजिए, कुछ अच्छे बात को शेयर कीजिए। सर सभी अच्छी ही मेमोरीज़ हैं मेरी उस स्कूल में लेकर, बिकॉज़ मेरे बच्चों का वो पहला स्कूल था, मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे। एक बड़ा मेरे लिए एक बड़ा स्कूल था, 8th तक का स्कूल था जहाँ पर मैं गई थी। मुझे एक बड़ी क्लास वहाँ मिली थी, क्योंकि अभी तक मैं छोटे से स्कूल में पढ़ा रही थी, नर्सरी, प्री नर्सरी। तो यूकेजी सच अ बिग क्लास, उस लेवल के हिसाब से बड़ी क्लास लगती थी। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ हमारी प्रिंसिपल मैम ने कि वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी, हमें स्पीकिंग के लिए बोलती थी। छोटे-छोटे सेंटेंसेस के लिए बोलती थी कि मत बोलिए आप पूरा इंग्लिश में, बट छोटे-छोटे वर्ड्स यूज़ कीजिए, सेंटेंस यूज़ कीजिए। तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरा ही नहीं सभी स्टाफ का उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो हम यही सोचते थे कि अगर हम सिमी मैम के उसमें हैं हम लोग, तो बहुत अच्छी तरीके से हम प्रोग्रेस कर गए। आज तक का मैं अपना जितना कॉन्फिडेंस लेवल आया है, तो मैं कहती हूँ कि सिमी मैम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हम सभी टीचर्स को बूस्ट किया। तो ओके गुरु मैम। हरकृष्ण की मेमोरीज़ हमेशा मेरे दिल में रहती हैं। मैं आज भी अगर कोई भी इधर का नियर अबाउट का बच्चा पूछता है कि पास का कोई स्कूल बताइए, तो मैं उन्हें हमेशा गुरु हरकृष्ण ही कहती हूँ कि आप वहाँ जाइए, वहाँ तक पढ़िए, उसके बाद फिर हमारे स्कूल में आइएगा। यस मैम। तो मैम ये है कि गुरु गुरु हरिकृष्ण स्कूल में आपने स्टार्टिंग किया और 8 साल बाद आपने छोड़ा। तो उसके बीच में आपने क्या-क्या इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखा? आपको क्या लर्निंग मिला? जो आप हमारे यंग ऑडियंस या यंग फैकल्टी है जो आपको देख रहे होंगे, वो इस बात को सुन पाएँ। क्या अनोखा बात था? ये अनोखी बात ऐसी थी कि वहाँ पर हमारे को सिर्फ पढ़ाना तो था ही, एज़ अ टीचर हम वहाँ पढ़ा रहे थे।
वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता था कि अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा वीक है और आप उसको क्लास टाइम में उतना नहीं ध्यान दे, तो आप उसको बाद में भी दे सकते हो, जिसका हमें पे किया जाता था। ऐसा नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा बिठा लिया गया और हमारे को वो नहीं किया गया, तो वो भी प्लस पॉइंट था एज अ टीचर, अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं तो। सेकेंडली, वहां पर हमारे को स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए, बच्चों का सेल्फ डेवलप करने के लिए, उनकी स्किल इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी वर्कशॉप कराई जाती थी, जो हमारे आगे हमको बढ़ाने के लिए, हमारा आत्मविश्वास आगे करने के लिए काम आता था। तो मैंने काफी कुछ सीखा गुरु हरकृष्ण से। मैंने अपना डर को दबाना, डरना नहीं है, आगे बढ़कर बोलना सीखा, अपनी बात कहनी सीखी। तो इस तरह करके मैंने काफी सारी चीजें गुरु हरकृष्ण से सीखी। जब बल्कि मुझे ओके वहां मैम। से छोड़ बीडीएस ज्वाइन करना था, तो वो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था जो मैंने लिया था। बट उस समय की मांग हुई थी, तो मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा था। ओके मैम। मैम ये होता है कि प्रत्येक स्कूल के कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ चीजें हैं, तो उस स्कूल ने आपको किस तरह से कंट्रीब्यूट किया आपके ग्रोथ के लिए? मतलब कुछ चीजें जिसमें गुरु हरिकृष्ण स्कूल ने आपको अच्छा चीज दिया होगा, मतलब एक अच्छा डिसिप्लिन या एक अच्छा शेड्यूल रूटीन फॉलो करने के लिए दिया, तो मतलब गुरु किशन स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके ग्रोथ में, उसके बारे में तो बताइए। जी सर, बिल्कुल मैं बताऊंगी। जैसे मैंने बताया, मुझे सीनियर क्लासेस दी गई, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दूसरा, उन्होंने हमारे को फाइनेंशियली, हमारे को हमारे बच्चों की फी कंसेशन दी गई। एज अ पेरेंट हमारे को पूरा, ये नहीं है कि हम वहां पर टीचर जॉब कर रहे हैं तो हम वहाँ एज अ पेरेंट नहीं बोल सकते थे, हमारे को वो भी पूरा फ्रीडम दिया गया। हमारे को अब अलग अलग बच्चों को करवाने के लिए, और हमारे टीचर्स की, हमारे कैसे कंप्यूटर क्लासेस, हमें कंप्यूटर नहीं आता था, तो उसके लिए स्पेशल हमारे को कंप्यूटर के लिए एक टीचर दी। जब भी आपका फ्री पीरियड हो, आप जाइए, सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि शायद मैं, मतलब काउंटलेस है, काउंट नहीं कर सकती उन चीजों को जो स्कूल ने, मैनेजमेंट ने हमारे साथ की थी। ओके मैम। मैम ये है कि आपके वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी बने होंगे हर गुरु हरिकिशन में, जो अभी अलग-अलग मुकाम में होंगे। तो आप उसमें से कोई एक स्टूडेंट का स्टोरी शेयर कीजिए उस गुरु किशन स्कूल से, जो अभी एक अच्छी जगह पे है। उसके साथ आपके क्या मेमोरेबल स्टोरी थे? वो कैसा स्टूडेंट था और समय के साथ वो कितना बड़ा स्टूडेंट बन गया? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी सर, बिल्कुल। मुझे याद है, गाँव से अभी मिड सेशन चल रहा था और गाँव से एक बच्चा आया था, उसका एडमिशन उसके पेरेंट्स ने गुरु हरकिशन में कराया। बच्चे का नाम रोहित था। तो क्योंकि वो एक गाँव से आया था, शहर के स्कूल में आने पर ना वो थोड़ा-सा हेजिटेट रहता था, चुप रहता था, बोलता नहीं था। क्लास में जितना भी हम उससे बात करने की कोशिश करते थे, उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। बिहार की तरफ से वो आया था, तो इधर की लैंग्वेज बोलने में थोड़ा-सा उसे दिक्कत होती थी। पता नहीं क्यों मैं उस बच्चे के साथ बहुत अटैच्ड हो गई, बहुत अटैच्ड हो गई। और मैंने उसकी मदर से बात करी, उन्हें बुलाया, तो उन्हें लगा कि टीचर है, इंग्लिश में बात करेगी, बट मैंने उनसे बहुत अच्छे तरीके से एज़ अ मदर बात करी, और मैंने रोहित को स्कूल के बाद भी पढ़ाया। उसे मैंने इतना पढ़ाया कि वो बच्चा क्लास में टॉपर्स में आने लगा, टॉप 5 में आ गया, जो मिड ऑफ द सेशन आया था, जो पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, डरा हुआ, सहमा हुआ बैठा रहता था। बहुत अटैचमेंट उस बच्चे को मेरे साथ हो गया, और बहुत ही अच्छी ओके। तरीके से आज वो, कई सालों बाद सर, जब मैं अपने घर के पास बाहर एक मार्केट में किसी काम से गई, तो अचानक एक बड़ा-सा लंबा-सा लड़का आया और उसने मेरे फीट टच करे, बोला, "मैम, आपने मुझे पहचाना?" और सर, सच में मैंने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि वो दाढ़ी मूंछ वाला और एकदम हट्टा-कट्टा बच्चा हो गया। मैंने कहा, "सॉरी बच्चे, मैंने आपको नहीं पहचाना।" देन ही सेड कि मैं रोहित हूँ मैम, मैं यूकेजी में पढ़ता था और मैं इस समय बैंगलोर में हूँ। मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे तो सारा मैं श्रेय आपको देता हूँ। अगर आपने उस समय मुझे नहीं सँभाला होता तो शायद मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाता। तो सर, वो मतलब एक अलग-सी ही फीलिंग होती है बच्चों को देखकर कि बच्चे प्रोग्रेस कर गए, आगे बढ़ गए हैं, अच्छी-अच्छी जगहों पर हैं। तो बस एक टीचर के लिए सर इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती कि उसके पढ़ाए यस हुए मैम। बच्चे आगे। आपके स्टोरी को सुन के मेरे भी बचपन के स्टोरी दिमाग में आ जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम अब हम लोग बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल पे चलते हैं। तो आप बीडीएस स्कूल का फुल फॉर्म क्या हुआ जैसे? बनारसी दास शर्मा ओके। इंटरनेशनल तो स्कूल ये है कि बीडीएस स्कूल में भी आपने 14 साल पढ़ाया, मतलब तो पढ़ा रही हूँ। वो इंस्टीट्यूट आपके लिए किस तरीके से स्पेशल है? अगर उसके बारे में कुछ बोलना चाहें कि किस वो इंस्टीट्यूट किस कारण से आपके लिए स्पेशल रहा है? सर, अब तो वो एक सेकंड फैमिली है मेरी। सेकंड फैमिली है, वहाँ मुझे चेयरमैन सर जानते हैं, डायरेक्टर सर जानते हैं, अच्छा। डायरेक्टर मैम जानती हैं, पर्सनली
जानते हैं, मेरे नाम से मुझे जानते हैं, तो सर वो एक तरह से मेरे लिए मेरी फैमिली हो गई है। और जैसे अब जून के हॉलीडेज चल रहे हैं तो हम मिस करने लग गए हैं अपने स्कूल को कि अरे स्कूल जाना है, सारे स्टाफ को मिस करने लग गए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया स्कूल है हमारा। पूरे स्टाफ को एक तरह से हमें बीडीएस फैमिली ही बोलते हैं, कभी भी कुछ प्रोग्राम एंड ऑल होता है तो हमेशा वहाँ पर बीडीएस फैमिली ही बोला जाता है, कभी भी ये नहीं बोला गया कि टीचर्स ऑफ बीडीएस या इस तरह का कभी हम यूज नहीं करते हैं वर्ड। तो एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट है सर मुझे स्कूल से, क्योंकि बीडीएस में आकर मेरे को और हायर क्लास मिली, जबकि मैं यूकेजी के लिए गई थी, बट वहां पर मुझे क्लास 1 दे दी गई कि नहीं आप क्लास 1 पढ़ाइए। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल प्रिंसिपल सर का और डायरेक्टर फैमिली का तो मेरे ऊपर था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके मैम। मैम तो आप एक सीनियर पोजीशन में होंगी और समय के साथ आपके रोल डिफर करते होंगे। कभी हेड ऑफ टीचर, हेड ऑफ सीनियर, तो आपके क्या-क्या रोल में बदलाव हुआ उस स्कूल के दौरान में? मतलब आप एक नॉर्मल टीचर थे, फिर सीनियर टीचर, एसोसिएट टीचर इस तरह से बनते गए, तो आपका क्या रोल वहाँ पे इम्प्रूव हुआ? उस रोल के बारे में थोड़ा बताइए। सर जब तब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था 2013 में, तो मैं मदर टीचर थी क्लास 1 की, और कुछ टाइम के बाद मुझे क्लास 2 की मदर टीचर बना दिया गया। और आफ्टर थोड़ी देर के बाद सर, कुछ दिनों के बाद सर मुझसे एंकरिंग मैंने वहां पर शुरू करी। स्कूल के जो भी परफॉर्मेंस होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, हिंदी एंकरिंग के लिए हमेशा मुझे ही कहा जाता था, तो हिंदी एंकरिंग मैं करती थी। स्कूल के जो भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते थे, मुझे एक्टिविटी इंचार्ज अपने विंग का बनाया गया। तो बच्चों के जितने भी कल्चरल इवेंट होते थे, असेंबली में जितने भी प्रोग्राम होते थे, वो सबकी प्रिपरेशन मैं करवाती थी बच्चों को। और अब सर मैं क्लास 5 और क्लास 6 को हिंदी पढ़ा रही हूँ। मैं डिप्टी एचओडी हिंदी डिपार्टमेंट की हूँ। तो इसलिए धीरे धीरे करके ओके मेरे मैम। ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल ने मुझ पर विश्वास किया और मेरे को देते गए। और अभी तक तो मैं बखूबी निभा रही हूँ, आई होप आगे भी मैं निभाती रहूं और अपने स्कूल का, अपने डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स का मैं विश्वास पूरा कर ओके सकूं। मैम। तो मैम आपने इतने ज़्यादा रोल सब निभाए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, तो आपको इतने लंबे समय तक आपने उस स्कूल में काम किया, तो आपके पीछे का मोटिवेशन क्या है, जो आपको इतने लंबे समय तक इतने अच्छे से परफॉर्म करते हुए कर पा रहा है? तो आपका मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? सर मेरा मोटिवेशन मेरा स्कूल ही है। वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट सर, वेरी सेफ एनवायरनमेंट। हम फीमेल है, हमारे स्कूल बेसिकली 80% हमारे स्कूल में सर फीमेल टीचर्स हैं। और हमें कभी भी ऐसा अनकंफर्टेबल वहां फील नहीं हुआ, हमेशा हमारे को वहां पर सेफ्टी प्रोवाइड कराई गई है हर तरह से। माहौल बहुत अच्छा है, कम हैप्पी गो हैप्पी, ये वाला रूल हमारे वहां पर फॉलो किया जाता है। पर्सनली भी अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो उनकी बात वहां सुनी जाती है, सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो हमें लगता है कि हम अपनी फैमिली में ही हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, हमारे बड़े बैठे हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं और वो हमेशा हमारा साथ देंगे। तो यही सारी मोटिवेशन है सर, बच्चों का प्यार, इसके ऊपर तो कोई और चीज ही नहीं है। जो स्टूडेंट्स का विश्वास और ओके। प्यार हमें आता है सर, वो उसके आगे कोई भी चीज काम नहीं करती। ओके मैम। आपने बोला मैम कि आप अलग-अलग पोस्ट पे रहे, अलग-अलग रोल को आपने निभाया, तो आपके रोल के दौरान में बीडीएस के टीचिंग में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हुए, क्या-क्या चेंजेस हुए? टीचिंग का तो सर ऐसा ही, सीबीएसई थोड़े थोड़े समय में कुछ कुछ टाइम बाद अपने पॉलिसीज एंड रूल चेंज करती रहती है, जो हम सब लोगों पर भी इम्प्लीमेंट होते हैं और हम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही अपने काम करते हैं। कभी क्या हो जाता सर, चौक एंड पेंसिल का टाइम था, हमने शुरू किया था तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता था, आज वो चेंज होकर स्मार्ट बोर्ड में चेंज हो गया है। पहले यस हम मैम। लेसन हैंडमेड लेसन प्लान बनाकर बच्चों को पढ़ाते थे सर, आज हम पीपीटीज बनाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये भी हम हमारी ग्रोथ हुई है, जो हमें स्कूल में ही सिखाई गई है। हमारे फ्री ओके मैम। पीरियड्स में कंप्यूटर लैब में हमारे को टीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाते थे कि जाइए और सीखिए, फ्री ऑफ ओके मैम। कॉस्ट हम लोग वहाँ पर ये सीखते थे। तो मैम आपसे मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा। आपको हिंदी टीचर बने रहने में क्या क्या मजा आता है? मतलब क्या चीज आपको मजा देता है कि आप हिंदी टीचर बहुत ही लंबे समय तक के लिए रह गए? तो व्हाट गिव्स यू एंजॉयमेंट? सर सबसे बड़ा एंजॉयमेंट तो ये, हिंदी एक तो हमारी मातृभाषा है। दूसरी बात, हिंदी बोलने में, बच्चों को हिंदी समझने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। जब तक आप बच्चे से कहेंगे सिट डाउन, जब तक वो बेचारा समझेगा, और मैंने हिंदी में कहा बैठ जाइए, तो बच्चा बैठ पहले जाएगा। तो ये मदर लैंग्वेज है हमारी,
कॉमन लैंग्वेज है, बच्चे घर पर भी इस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। थोड़े से अटैच्ड बच्चा हिंदी टीचर से ज्यादा हो जाता है, उन्हें लगता है कि हम अपनी फीलिंग्स जल्दी टीचर के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो समझ जाएंगी हमारी हिंदी की। और मुझे हिंदी का ये है, ठीक है सर, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, आज के टाइम में बहुत जरूरी है इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश का बोलबाला है, पर हिंदी की अपनी महत्वता है। मैं हिंदी को किसी भी मिनट में 1 मिनट भी कम दूंगी। ओके मैम। तो मैम अब हम लोग आपके रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ कैसे रहते उस पे बात करेंगे। तो मैम आपने बोला था स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप एक मदर एंड चाइल्ड का है। 100%। तो तो इस सिद्धांत के पीछे का क्या कारण है, आप इसको थोड़ा समझा दीजिए। आपने क्यों ऐसा बोला, क्यों आपका सोचना ऐसा है? सर, मैं ना अपनी क्लास में बच्चों को एक कहानी सुनाती हूँ, अगर आप मुझे 5 मिनट का टाइम दे तो मैं वो आपको नहीं, दिस सुनाऊंगी। भाई सुनाइए, यस पॉडकास्ट हमारे पास टाइम ही टाइम है। ओके। तो सर, मेरी क्लास में जब भी न्यू सेशन आता है तो मैं बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाती हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे 12th पास आउट हो गए हैं या 12th कर रहे होंगे, या आपके चैनल के थ्रू या मेरे चैनल के थ्रू जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो कहेंगे कंचन मैम तो बस यही कहानी सुनाती हैं। तो सर, ये कहानी मैंने ये बताई थी, मेरी मन से रचित कहानी है। भगवान जी बहुत अच्छे हैं और बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो जब उन्होंने दुनिया में इतने अच्छे अच्छे बच्चे बनाए तो उन्हें चिंता हो गई कि मेरे इन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो इसलिए उन्होंने माता पिता बनाए कि वो बच्चों का ध्यान रखेंगे। अब बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो माता पिता को ये लगा कि अब इनको स्कूल भेजना चाहिए, आगे कैसे पढ़ेंगे। जब माँ से माता बनाई तो माँ से मैम बना दी गई। तो ये भगवान जी ने किया कि माँ से मम्मी अगर घर पर है तो स्कूल में एम से आपको मैम मिलेगी, जो माँ जैसा ही तुम्हें प्यार करेगी, माँ जैसा ही तुम्हें समझेगी, माँ जैसे ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। और अगर नहीं मानोगे, पी फॉर पापा अगर घर पर है तो पी प्रिंसिपल भी स्कूल में है। तो यही वाली कहानी मैं हमेशा बच्चों को सुनाती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पहले डेमो क्लास के लिए मुझे मेरी बेटी ने तैयार किया था, और मुझे हर बच्चे में वही दिखती है कि वही मुझे प्रेरणा दे रही है, वही मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दे रही है। और जब हम हर बच्चे में अपना बच्चा देखेंगे ना सर, तो अपने आप मन के अंदर मातृत्व जाग जाता है, और बच्चे भी फिर वैसा ही प्यार करते हैं, वैसा ही रिस्पेक्ट करते हैं। ओके मैम। तो मैम आपका स्टोरी बहुत ही अच्छा था। तो मैम आपसे ये पूछना है कि आप इस प्रक्रिया के दौरान आप स्टूडेंट से किस तरह से ट्रस्ट मेंटेन करती हैं, मतलब स्टूडेंट से ट्रस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है आपका, कि एक स्टूडेंट आप पे बहुत ही वफादार होता रहता है, आपसे बहुत कनेक्टेड रहता है, तो आप उसके लिए क्या करती हैं? सर, अभी भी मेरी एक बच्ची है जिसकी मैं क्लास 1 में मैं क्लास टीचर थी। अब वो 12th पास आउट हो गई है, बट अभी तक वो 12th में हमारे स्कूल में थी। और आज भी अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी दिक्कत होती थी, तो मेरे रूम में आकर ही मुझे ढूंढती थी कंचन मैम कहाँ है। और मैं कहीं पर भी होती थी, स्टाफ रूम में, क्लास में, वो बच्ची आकर मुझसे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। उस बच्ची का नाम काव्या है। और मुझे इतना अच्छा लगता था कि इस बच्चे को मेरे पे कितना ट्रस्ट है, क्योंकि जब जब वो मेरे पास आई है, श्रुति काव्या जब जब मेरे पास आए हैं, उन्होंने जो जो प्रॉब्लम मुझसे शेयर करी है, वो एक माँ और बेटी के रिलेशन में ही रही है। मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया, उन्हें समझाया, और उन्होंने मेरी बात को माना, और उन्होंने मतलब उसका उनको अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये विश्वास तो हर टीचर को अपने बच्चे के साथ करना ही पड़ेगा सर। और आज के युग की, तो आज का टाइम जो चल रहा है, उसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में विश्वास जरूर होना चाहिए, तभी इस चीज को हम आगे ले जा पाएंगे। ओके मैम। मैम ये है कि आपके अनुसार टीचर और स्टूडेंट में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, अगर एक बहुत टीचर है कि। जी जी, और बहुत यस जरूरी है सर। आज के टाइम में बहुत जरूरी है, जहाँ पेरेंट्स आजकल वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, बच्चों के पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ पूरा टाइम स्पेंड करें। सर, हम भी वर्किंग है, हम भी अपने बच्चों को शायद प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, लेकिन पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी अपना ना अरेंजमेंट पीरियड्स का इस तरह करना चाहिए कि एक पीरियड सिर्फ बच्चों से ना बातचीत करने का होना चाहिए, एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जो हम बच्चों को फ्री कर दें। आप फ्री हैं बोलने के लिए, आप फ्री हैं अपनी बात करने के लिए, और उनकी बात सुनी भी जानी चाहिए, समझी भी जानी चाहिए, और उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। जब तक हम इमोशनली बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो बच्चा अपना विश्वास स्कूल पर और टीचर्स पर नहीं करेगा। ओके मैम। मैम जैसे कि कुछ फीमेल होते हैं, कुछ मेल होते हैं स्टूडेंट्स,
तो इन लोगों में अलग-अलग इमोशनल चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं? आप अगर कुछ शेयर करें, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आप अगर कुछ बताएँ इस पे? बहुत होता है सर, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज़ का अलग होता है और थैंक गॉड अभी मैं प्राइमरी में ही हूँ। मैं अभी उस एडोलसेंट वाले ग्रुप में नहीं गई हूँ, बट वहाँ के बच्चे भी आकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बात करते हैं, जिन्हें मैं समझाती हूँ, अपने-अपने तरीके से। जैसे अब मेरे भी 2 बेटे हैं सर, बट मैंने उनके साथ खुलकर सारी बात करती हूँ, सब उनकी प्रॉब्लम भी समझती हूँ, अपनी भी उनसे कहती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सर, बॉयज़ की अलग दिक्कत होती हैं, गर्ल्स की अलग होती हैं। आजकल बच्चों के अंदर बहुत छोटी एज में ना एक दूसरे के प्रति क्रश बढ़ रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट हो रहा है, चाहे वो आप कह लीजिए लॉस ऑफ यूज़ ऑफ मोबाइल कह लीजिए, टीवी का यूज़ कह लीजिए, ओटीटी ने जो हमारे समाज को खत्म करके रख दिया है, वो कह लीजिए। इन सब चीज़ों के बीच में टीचर को बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करना पड़ता है, जिससे बच्चे की पता चले उसकी मानसिकता भी ठीक हो जाए, वो इस तरह की किसी भी गलत तरफ में ना जाए, तो ये टीचर का ही काम बनता है। घर पर पेरेंट्स, स्कूल में टीचर, हर तरह से उनको अपना रोल में रहना ही पड़ता है और बच्चों को संभालना ही पड़ता है। ओके मैम। मैम, आप किस तरह से डील करती हैं जो स्टूडेंट जिसके पास थोड़ा मतलब थोड़ा शर्म करता है, थोड़ा शाय नेचर का है और या तो उसके पास थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो उस तरह के स्टूडेंट से आप कैसे हैंडल करते हो उनके चैलेंजेस को? हाँ, होता है सर, मेरे साथ हो भी चुका है केस। स्पेशली एक बॉय का केस हुआ था कि वो इतना जल्दी घुलता-मिलता नहीं था, शाय रहता था, क्लास में भी चुप रहता था। पीटीएम में भी उसके पेरेंट्स आकर बोलते थे कि मैम ये स्कूल की कोई बात वहाँ नहीं करता है और क्लास में भी बच्चों का एक उसके प्रति मतलब एक अलग ही ग्रुप बन गया था, सब उसी को ही बुली करते रहते थे। तो मैंने कभी भी ऐसे बच्चों को पूरी क्लास के सामने सर खड़ा होकर कभी नहीं समझाया। मैं हमेशा उन बच्चों को अलग ले जाकर स्टाफ रूम में या मतलब किसी और रूम में, प्ले रूम में, ड्रामा रूम में ले जाकर ही उन बच्चों से अच्छे तरीके से बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, उनको हर तरीके से समझाती हूँ क्योंकि बच्चों का मन सर बहुत ही कोमल और बहुत ही मासूम होता है। जिस फ्लो में वो बह जाते हैं, उन्हें वहाँ से सँभालना, उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उन बच्चों ओके के मैम। ऊपर हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। वो सिर्फ टाइम माँगते हैं और कुछ नहीं। वो अपने पेरेंट्स का टाइम माँगते हैं, वो अपने टीचर का टाइम माँगते हैं, वो अपनी इम्पोर्टेंस माँगते हैं। उनको कुछ ओके। इम्पोर्टेंस दी जाए। ओके। तो ये होता है कि मैम बच्चे आपसे कुछ इनोसेंट क्वेश्चन सब पूछते होंगे, जैसे उनके आपने बोला कि प्री मैच्योर और मैच्योर मतलब मतलब प्री बैच के बच्चे जो नर्सरी क्लास के वो ये सब 1 2 3 4 के बच्चे, तो आपसे वो अलग अलग क्वेश्चन पूछते होंगे, तो वन ऑफ द इनोसेंट क्वेश्चन जो उन्होंने आपसे पूछा होगा जो आपके मेमोरी में है? सर बहुत क्वेश्चंस है, कभी-कभी तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे सिली क्वेश्चन पूछते हैं कि हँसी आ जाती है। कैसे बच्चे पूछते हैं, "मैम आप घर पर झाड़ू-पोछा भी लगाते हो?" क्योंकि उनको लगता है मैम तो मैम है, वो बिल्कुल तैयार होकर आती हैं, तो ये काम तो वो करती नहीं होंगी। पर जब उन्हें पता चलता है तो इतने हैरान हो जाते हैं, "हैं! हमारी मैम भी घर का काम करती हैं।" एक बार सर एक बच्चा था जिसे हम कैसे छोटे बच्चों को सॉरी समझाते हैं कि वाइल्ड एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, ये सब होते हैं। सॉरी सर। नो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने उस बच्चे से पूछा शेर कहाँ रहता है? उसको याद मैंने कराया जंगल में। सर 2 दिन बाद उसके वहाँ पर जागरण था। वो आता है प्रिंसिपल मैम आई क्लास में उन्होंने ऐसे ही पूछा, "हाँ भई, शेर कहाँ रहता है?" तो वो बच्चा बोला जागरण में। तो जागरण में जो झांकी बनाते हैं उसने वहाँ पर वो शेर देख लिया। तो सर बहुत सिली क्वेश्चन तो बहुत क्यूट क्वेश्चन्स बच्चे पूछते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं आप टिफ़िन में क्या लाए हो? अच्छा मैम आपके घर में भी बैंगन की सब्ज़ी बनती है? तो वो टीचर का उनके मन में ना एक अलग ही ऑरा होता है सर। यस मैम। मैम, आप एक बच्चे का स्टोरी बता सकते हैं जहाँ पे आपके टीचिंग ने, आपके हेल्प ने बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला है? मतलब एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी जो आपके हेल्प से हुआ है। आपके हेल्प से किसी के बच्चे का लाइफ में कुछ चेंजेस या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हो। आपने डाँटा हो किसी बच्चे को तो वो आज बहुत बड़े पोज़ीशन में होगा, आईआईटीएन होगा या कुछ होगा, तो ऐसा कोई स्टोरी आपके दिमाग में है तो बताइए? सर बच्चों को डाँटना और मारना ये मतलब अगर आप कभी मेरठ आए और कभी किसी भी बच्चे से पूछिए तो मतलब मेरे लिए तो सभी बच्चे कहेंगे कंचन मैम ने कभी मारा नहीं है। सर मैं मारने पर अच्छा। कभी बिलीव नहीं करती। मैंने अपने घर में भी अपने बच्चों को भी कभी हाथ नहीं उठाया। मेरा कहना है जो बात से समझ सकते हैं, आँखों से समझ सकते हैं, उन पर हाथ उठाना ज़रूरी नहीं है।
तो मैंने अपने टीचिंग कैरियर में शायद ही कोई एक आध बच्चा हो, कभी उसे मैंने हल्का सा उसकी पीठ पर स्लैप लगा दिया। अदरवाइज मैंने कभी किसी बच्चे पर ऐसे हाथ उठाया नहीं है। ओके मैम। और एक बच्ची थी हमारे यहाँ पर ही, क्या कहते हैं, बीडीएस इंटरनेशनल में थी। बहुत टाइम बाद वो आई और इत्तेफाक से उस बच्ची का नाम राधिका था सर, तो मेरी बेटी का नाम भी वही था। उसकी आईज में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और थोड़ा सा उसका आईक्यू लेवल कम था, और पेरेंट्स को लगता था कि इसके किसी स्पेशल स्कूल में नहीं डालना, क्योंकि फिर बच्चा अपने आप को बिल्कुल अलग थलग महसूस करता है। तो उस बच्चे के ऊपर मैंने बहुत वर्क किया सर, बहुत वर्क किया उसके साथ में, उसको लिखने में उसकी प्रैक्टिस करी, लिखवाने में, कि जहाँ पर वो कुछ लिख ही नहीं पाती थी, जब तक वो हमारे स्कूल में रही उसको बहुत अलग से हमने रेमेडियल क्लासेस में मैंने उस बच्ची को लिया, एक्स्ट्रा उसे पढ़ाया, उसको मेंटली बहुत सपोर्ट किया, उसे डांस प्रोग्राम्स में मैंने आगे आगे रखा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया। और उसके पेरेंट्स इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करके गए मुझे, तो मेरे लिए सर इतना ही काफी है कि अगर बच्चे खुश ओके हैं मैम। और उनकी फैमिली ओके खुश मैम। है। तो मैम अब हम लोग आपके आपके इंटरेक्ट आप और स्टूडेंट के बीच में जो कुछ मेमोरेबल इंटरेक्शन थे उसके बारे में थोड़ा-सा बातचीत करेंगे। आपने बताया कि एक स्टूडेंट बहुत बड़ा हो गया था, वो आपका पाँव छुआ था, आपने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। उस समय आपको कैसा फ़ील हुआ था कि आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए, तो आपको कुछ अलग फ़ील हुआ था? हाँ सर, बिल्कुल अलग हुआ था। उसके बाद एक मैरिज में गई, वहाँ पर भी मुझे एक स्टूडेंट मिला, मैं उसे भी नहीं पहचान पाई। मुझे लगा कहीं मैं बूढ़ी तो नहीं हो रही हूँ। लेकिन जब बच्चों को मैंने देखा, मिला उनसे, जब बच्चों ने बताया, मुझे अपना याद दिलाया, याद आ गया कि हाँ, मेरे पास थे ये बच्चे, रोहित भी था, शुभम भी था। तो मुझे अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनको देखकर, उनका मतलब स्टोरी देखकर। मैं घर आकर मैंने अपने बच्चों को बताया, काश तुम लोग आज मेरे साथ होते, तुम देखते आज मेरे को मेरे पुराने स्टूडेंट मिले थे, कितना रिस्पेक्ट कर रहे थे, कितनी मेरी वो कर रहे थे। तो सर स्पीचलेस थी मैं उस समय, मतलब वर्ड्स कम पड़ रहे थे मुझे बताने में अपने बच्चों को कि कैसा उन लोगों ने प्रोग्रेस कर ली, आगे बढ़ गए, और उसका श्रेय ओके मुझे मैम। देना तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ओके मैम। मैम एक इंसिडेंट बताइए, एक बहुत ही हार्ट टचिंग इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ, आपके फॉर्मर स्टूडेंट जब आपसे मुलाकात किए तो? एक हार्ट टचिंग इंसिडेंट। तो यही होता है कि जब बच्चा 11th-12th में आ गया, जैसे हमारे को जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड में हमने पढ़ाया, मोस्टली आप देखेंगे जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, अलग टीचर से पढ़ने लगते हैं, तो धीरे 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 वो बच्चे भूल जाते हैं अपने टीचर्स को, जिन्होंने छोटे से उनको पढ़ाया है। लेकिन मेरी एक बच्ची है जिसका नाम मैंने अभी पहले भी लिया था, वो एक दिन मेरे पास आई और उसने मुझे एक कार्ड दिखाया। तो क्लास 1 में मैंने उसके साथ एक फोटो क्लिक कराई थी, और अब वो क्लास 12 में आकर उसने मेरे साथ एक फोटो क्लिक की, उसका कोलाज बनाकर वो लाई थी। और आज भी जब मैं उसका वो देखती हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट देखती हूँ, तो उस पर उसने वो फोटो कोलाज लगा रखा है, और नीचे लिखा है वन ऑफ द माय बेस्ट फेवरेट टीचर फॉर एवर कंचन मैम। तो सर वो बहुत फीलिंग होती है। और ऐसी एक बच्ची है श्रुति, वो जब भी पीटीएम में आती है, कुछ भी उसका होता है, चाहे उसने अब 12th भी पास कर ली है, वो हमेशा मुझसे मिलने आती है, हमेशा मेरे पास आती है। ऐसे ही ओके मेरा मैम। एक स्टूडेंट है निकुंज, तो उसके ओके मैम। पेरेंट्स ने बताया था मुझे कि उसने बुक लिखी है मेरे पर पता नहीं अभी तक उसने मुझे बुक दिखाई नहीं है। बट सुना है, उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वो आपसे इतना खुश रहता है कि उसने आपके नाम की पूरी एक बुक लिख रखी है। तो बहुत बड़ी चीज है सर, हमारे लिए ऑस्कर है। यस मैम। तो मैम आपके जर्नी में कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट आया कि आपके स्टूडेंट भी टीचर बन गए हो और आप ही के स्कूल में या किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो? उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरे हमारे स्कूल में तो नहीं कोई बच्चा ऐसा आया कि जो टीचर बन गया हो, पर हाँ किसी दूसरे स्कूल में मैं गई थी किसी काम से, वर्कशॉप के लिए। तो वहां पर एक बच्ची थी, तो वो आई और उसने मुझे विश किया। मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, मैंने उन्हें मैम करके ही विश किया। तो बोली नहीं मैम, आप मुझे मैम मत कीजिए, मैं तो आपकी स्टूडेंट थी। तो मतलब मैं बहुत हैरान हो गई कि जिस बच्ची को मैंने पढ़ाया आज वो खुद टीचर बन गई है। तो प्राउड मोमेंट था सर मेरे लिए, बहुत अच्छा ओके था। मैम। यस मैम। मैम ऐसा कभी हुआ है क्या कि मतलब आपको किसी स्टूडेंट से कॉम्प्लीमेंट मिला हो, तो आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट करती हैं? आपको आपके लिए वो कॉम्प्लीमेंट का कितना ज़्यादा वैल्यू है? बहुत ज़्यादा वैल्यू है सर। मेरे पास आज भी, आपने अगर मुझे पहले बताते, हर साल के मेरे पास टीचर्स डे के कार्ड्स रखे हुए हैं, चाहे वो हैंडमेड हैं, चाहे वो छोटे से हैं, वो बड़े हैं, जो भी हैं। मैं हमेशा बच्चों की वो
बीच में जो बच्चे छोटी छोटी शायरियां लिख देते हैं, बीच में छोटे छोटे एडजेक्टिव्स लिख देते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं हमेशा उन बच्चों को उनके कार्ड्स अपने पास रखती हूँ। बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा उनके साथ अटैच हो जाती हूँ। जब भी कोई मेरा सेशन चेंज होता है, क्लास चेंज होती है, तो मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ सर। ओके मैम। मैम ये है कि आपको मतलब क्या ऐसा चीज है जो बीइंग एन एजुकेटर प्राउड फील करवाता है? सर मुझे ये फील कराता है कि हम टीचर हैं और हमारे हाथ में ये पावर है कि हम उन बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम उन बच्चों को सक्सेस कर सकते हैं, हम उनके अंदर नैतिक गुण भर सकते हैं, उनको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो ये सब चीजें मुझे बहुत प्राउड फील कराती हैं कि मैं कभी भी अगर मिरर में अपना फेस देखूं तो मुझे लगेगा आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं गया, मैंने आज बच्चे को कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा जरूर दी है। इसमें से जो मेरा 0 पीरियड होता है उसका आधा टाइम तो मेरा मॉरल स्टोरीज, मॉरल टॉक में ही जाता है, जिसमें मैं बच्चों को हमेशा मॉरल टॉक करती हूँ, उनसे समझाती हूँ कि हमें आगे कैसे करना है, कैसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है जो आज के टाइम में बहुत कम होती जा रही है, कैसे टाइम की वैल्यू करनी है जो आज के टाइम में बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही होता है सर बच्चों के साथ। ओके मैम। तो मैम एक क्वेश्चन है आपके लिए, टीचिंग इज वर्शिप, आप इसको किस तरह से लेते हैं? बिल्कुल सर, मैं 100% इस चीज को एग्री करती हूँ। वर्क इज वर्शिप, टीचिंग इज वर्शिप। अगर आप अपने काम की पूजा करते हैं तो आपका काम इस दुनिया में आपका नाम बहुत रोशन करेगा। और मैं जैसे भगवान को पूछती हूँ वैसे ही मैं अपने स्कूल और अपने बच्चों को भी पूछती हूँ। आज की बात नहीं है सर, हमेशा से जब भी मैं स्कूल जाती हूँ उसके फर्स्ट स्टेप को मैं टच करके अपने माथे पे लगाकर ही स्कूल के अंदर जाना पसंद करती हूँ कि ओके और मैम। फिर मेरी प्रार्थना चलती रहती है मन में कि भगवान आज का दिन मैं कभी व्यर्थ ना मेरा जाए और आज के दिन में किसी ना किसी बच्चे के साथ हमेशा अच्छा ही हो और सब बच्चे कामयाब रहें। ओके मैम। मैम ये होता है कि आप स्टूडेंट से क्लास में कनेक्टेड रहते हैं, स्टूडेंट के बीच और आपके बीच में कुछ अफेक्शन होता है, तो इस बीच में आप डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन रखती हैं क्लास में अफेक्शन के साथ साथ? डिसिप्लिन तो मस्ट है सर। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी क्लास कंट्रोलिंग नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क एक टीचर की तरफ हो जाता है कि टीचर को प्यार भी दिखाना है, ममता भी दिखानी है, डिसिप्लिन भी दिखाना है, स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी है। सारे गुण होकर एक टीचर बनती है सर। खाली प्यार ही प्यार करते रहेंगे तो भी बच्चों के लिए सही नहीं है, और सिर्फ स्ट्रिक्टनेस ही दिखाएंगे सर वो भी बच्चों के लिए सही नहीं है। तो हमें तो सारे रोल ही प्ले करने हैं। और सबसे अच्छा आइडिया है कि जो जितने नोटी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ही ड्यूटी दे दी जाए तो क्लास में बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन होकर रहता है। ओके। तो मैम एक जो जो ट्रूली ग्रेट टीचर होते हैं उनमें क्या-क्या क्वालिटीज मिलती हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए? सर क्वालिटीज सबसे अच्छी तो यही होती है कि वो अपने पैशन, उनसे टीचिंग से उन्हें प्यार हो। ठीक है, कई लोग, मैं भी अर्निंग के लिए जॉब कर रही हूँ, मुझे भी पैसा चाहिए सर, ये आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत भी है और हकीकत भी। बट इसके साथ साथ हमारे को उन बच्चों का भविष्य भी बनाना है, तो उसके प्रति हमारे मन में पूरी वफादारी भी होनी चाहिए। एक अच्छे टीचर को डिसिप्लिन भी होना चाहिए, लवेलेबल भी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, प्यार करने वाला भी होना चाहिए, उसको हर एक रूप, हर एक गुण होना चाहिए उसके अंदर। बच्चा जैसा चाहे वैसा टीचर उसके सामने खड़ा हो। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो टीचर को एक टीचर होना चाहिए। कभी वो डॉक्टर का रोल भी प्ले स्कूल में करेगी, कभी वो डांस टीचर का रोल भी प्ले करेगी, एज अ मदर भी रोल प्ले करेगी। तो हर तरह का गुण होना चाहिए टीचर में। ओके मैम। मैम आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपके अनुसार टीचर्स को कौन-कौन से मिस्टेक अवॉइड करने चाहिए? सर जैसे कि आजकल आपको पता है सीबीएसई ने बहुत ही फंडा बना रखा है, आपको हाथ नहीं लगाना बच्चे को, आप मार नहीं सकते हैं, आप गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये सही भी है सर। मारना और गलत बोलना इज नॉट अ गुड, बच्चे का मनोबल डाउन ही हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना समय याद करें, आप अपने पेरेंट्स का समय याद करें, तो सिर्फ मास्टर जी अगर उस गली में भी आ गए तो वो गली ही छोड़कर हम लोग भाग जाते थे। इतना डर हमारे को हमारे टीचर्स का होता था। लेकिन आज का टाइम चेंज हो गया है सर, आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। वो टीचर की गलती बता देंगे बट अपने बच्चों की गलती नहीं मानेंगे, ये बात बिल्कुल सही है ना।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो टीचर्स को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। एक तो कभी भी भूलकर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए बच्चे पर। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है तो आजकल फोन की सुविधा इतनी अच्छी है कि आप फोन के माध्यम से अभिभावकों से मिलकर उस परेशानी को हल कर सकते हैं। एक बच्चे का भविष्य ओके। बनाने में खाली टीचर का काम नहीं है सर, इसमें पेरेंट्स का भी उतना ही साथ चाहिए। ओके मैम, तो आप इस पे थोड़ा चर्चा कर दीजिए कि पेरेंट्स के क्या-क्या रोल होने चाहिए एक बच्चे के एजुकेशन में, तो वो रोल को भी थोड़ा डिफाइन कर दें। सर रूल नंबर 1 तो ये होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स ने स्कूल चूज़ करा है तो अब आपको स्कूल पर विश्वास भी करना चाहिए। टीचर्स पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। टीचर्स आपके बच्चे की अच्छाई के लिए ही हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए ही हैं, उनकी नेगेटिविटी के लिए नहीं है। कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल अपने किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं करेगा, ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। आजकल क्या होता है, छोटी-सी बात होती है, बच्चे ने जाकर स्कूल में कुछ कहा और पेरेंट्स तुरंत स्कूल आ जाते हैं टीचर की कंप्लेन करने के लिए। और मजे की बात ये होती है सर, बच्चे को साथ में लेकर आते हैं। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तो हमारे सामने ही हमारी टीचर को डाँट रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, तो उसके मन में वो रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगा ना अपने ओके टीचर मैम। के प्रति। तो एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा जब तक नहीं होगा, तब तक बच्चे का फ्यूचर के लिए एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यस मैम। मैम, आपने 20 साल से भी ऊपर टीचिंग को दिया है, तो आपने हाँ समय जी। के साथ टीचिंग में टेक्नोलॉजी का क्या-क्या रोल देखा? मतलब टीचिंग टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से बदल रहा है? बिल्कुल सर, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले जहाँ हम चॉक और डस्टर का यूज़ करते थे, आज हमारे डिजिटल बोर्ड्स लग गए हैं। जहाँ पहले हम लिख-लिख कर बच्चों को बोल-बोल कर क्वेश्चन आंसर्स ये सब कराते थे, आज हम पीपीटीज़ चलाते हैं, आज हम उसके सामने स्टोरीज़ चलाते हैं। पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमारा पीपीटी के थ्रू हो रहा है, इन सब चीज़ों के थ्रू हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ गए हैं। एआई का ज़माना आ गया है, तो पता लगा कभी टीचर भी एआई एआई ही बन गई। लेकिन इसके बावजूद भी टीचर्स इतनी हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, नई-नई तकनीकें सीख रहे हैं। कोरोना काल में देखिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास लेनी सीखी, सभी टीचर्स के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी और बहुत अच्छी तरह से वो किया गया। किसी भी बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया कि कोई भी बच्चे की पढ़ाई से मतलब नुकसान हो। तो स्कूल तो सब ओके कुछ मैम। करता है बच्चों के लिए। यस मैम। मैम, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप आज के स्टूडेंट को देखते होंगे और 20 साल पहले के स्टूडेंट को देखते होंगे, तो इन स्टूडेंट में क्या-क्या चेंजेस आ गए हैं समय के साथ? बहुत बड़े चेंज, सबसे बड़ा चेंज तो सर रिस्पेक्ट का आ गया है। जहाँ अच्छा। पहले अपने टीचर्स को नहीं सर, ये बिल्कुल सच है। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमारे बच्चे भी रहे हैं। वो रिस्पेक्ट ना अब नहीं दिख रही है सर। ये सच्चाई है, चाहे अब वो कितनी लोग भी पैर छूकर नहीं, हाथ मिलाकर प्रणाम करते हैं। हाँ, आजकल तो हाय जूड, अगर टीचर मिल गया तो हाय जूड, ये ब्रो, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो जाती है। अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ मैं चाहूँगी कि आज का बच्चा भी ना थोड़ा-सा कुछ तो रिस्पेक्ट करे टीचर की भी और अपनी फ़ोन की दुनिया से बाहर निकले और वास्तविकता की दुनिया में रहे। हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉज़ी भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, लेकिन जहाँ रिस्पेक्ट है, प्यार है, अपनापन है, सब ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं चाहूँगी इन बच्चों में ये सब चीज़ें ज़रूर आएँ। ओके मैम। तो मैम ये होता है कि आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं? मतलब ये होता है कि समय के साथ टीचर और बिहाइंड पीछे हो जाता है, तो आप किस तरीके से अपने आप को अपडेटेड रखते हैं? मैंने जैसे बताया सर कि टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है, हमें भी सब कुछ वही सीखना है। स्कूल ने हमारी बहुत हेल्प करी है, बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल ने हमारी समय-समय पर वर्कशॉप कराई हैं, हमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड हमें ट्रेनिंग दी है। तो बहुत सारी चीज़ें स्कूल हमें करवाता है जो हम अपग्रेड करते हैं। फ़ोन आ गए हैं सर हाथ में, फ़ोन में हर एक तरह की चीज़ें आ गई हैं अपने आप को अपग्रेड करने की, एआई आ गया है, आप हर तरीके इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। सभी कुछ हो रखा है, तो सर अपग्रेड रहते हैं हम भी। यस मैम। मैम, आप अगर अभी अपनी सारे पुराने जर्नी को देखते हैं, मतलब इफ यू रिमेंबर आज से 20 साल पहले तक की जर्नी को देखते हैं, तो सबसे रिवार्डिंग पार्ट कौन-सा लगा आपकी जर्नी का? सर मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी अपनी इसमें से। हाँ, मैं एक गाँव से निकल कर एक लड़की आई थी, जो बहुत शाय थी, इतना बोलती नहीं थी। आज देखिए मैं कंटिन्यू आपसे बोल रही हूँ, है ना? तो मैंने अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखा और ये सब मैंने टीचिंग जॉब में ही रहकर सीखा है। रिलेशन बनाना, प्रॉब्लम सुनना,
समझना, एकदम रिएक्ट नहीं करना, हर चीज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सर अपनी टीचिंग लाइफ में ही सीखा है। रिश्ते बनाना, उन्हें मेंटेन करके रखना, अपने आप को अपडेट रखना, अपना वर्क बिल्कुल रेडी रखना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने टीचिंग लाइफ से ही सीखी है। ओके मैम। तो मैम आप अपनी जर्नी में कभी सोचते हैं कि आपने कुछ डिफरेंट किया होता? ऐसा कुछ सोचते हैं? अगर आपको कुछ डिफरेंट करना होता तो क्या किया होता? तो कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के लोगों की कुछ ज़्यादा मुझे लगता है कि इज़्ज़त होती है बजाय हिंदी के टीचर्स की। तो हर जगह जहाँ इंग्लिश के टीचर्स को ही आगे रखा जाता है, मान करा जाता है, ये है। तो मुझे यही लगता है कि काश मैं हिंदी की टीचर की बजाय इंग्लिश की टीचर होती, काश मैंने इंग्लिश में वो कर ओके दिया मैम। होता। लेकिन फिर मेरा मन कहता है नहीं, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अच्छा मैम। तो मैम आपकी लाइफ में अभी कौन-सा गोल रह रहा है जो आप अचीव करना चाहते हैं? आपकी लाइफ में अभी कौन-सा चीज़ बचा हुआ है कि आप अभी भी चाहते हैं कि आप अचीव करें? हाँ, असल में पढ़ाती तो रहना चाहती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है, हिम्मत है, मैं चाहूँगी मैं एक टीचर की ही इमेज लेकर इस दुनिया से जाऊँ। इसी के साथ-साथ सर मेरे को ना व्लॉगिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मेरा अपना यूट्यूब पर एक चैनल है, मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहती हूँ, उस वो सब कुछ करती हूँ, तो मैं उसमें भी थोड़ा-सा अपना नाम कमाना चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब की 2 शॉर्ट मूवीज़ में काम किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों बन नहीं पाई हैं। तो मेरा एक्टिंग के लिए भी है गोल कि मैं अपनी एक्टिंग की भी जो मेरी स्किल है, उसको मैं आगे लेकर जाऊँ। ओके मैम। तो मैम इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके मैसेज बहुत सारे लोगों के बीच जाएँगे। कोई अगर चाहेगा तो आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर सकता है। तो थैंक मैम ये है कि आप टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो नए टीचर्स हैं, इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? न्यू टीचर से मैं इतना ही कहूँगी ठीक है सर, उनके अंदर बहुत अच्छी-अच्छी नई-नई तकनीकें हैं, हमसे ज़्यादा फ़ास्ट हैं वो लोग, हमसे अच्छी उनकी स्पीकिंग है, हमसे ज़्यादा मेंटेन होकर वो लोग रहते हैं। लेकिन जो आज के टीचर्स में मैंने न्यू टीचर्स में देखा सर ठहराव नहीं है। जहाँ मैं अपनी संस्था में 14-15 साल से हूँ, मैं चाहती हूँ मैं बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल से ही रिटायरमेंट लूँ। ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है कि मैं इसी स्कूल से ही रिटायरमेंट लूँ। तो मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों में उतना ठहराव नहीं है। वो आज यहाँ कल कहीं अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली वहाँ चले गए। तो एक ठहराव होना चाहिए, एक दोहराव होना चाहिए कि हम एक जगह रहकर वहाँ सीखें, समझें क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ी सहनशीलता की कमी है आजकल के बच्चों में, उनके अंदर उतनी सहनशीलता फ्रीक्वेंटली नहीं है। चेंजेस हो रहा है टीचर्स के। जी, जी, जी। ओके मैम, तो आज हम लोग थोड़ा अंतिम में पहुंचते हैं। तो अगर 20 साल पहले का स्टूडेंट आपके इस पॉडकास्ट को देखे, तो वो किस बात से आपको याद करे कि ये हमारी कंचन मैम हुई? सर वो मुझे याद करेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर ऐसी बोली हैं जो मैंने आज से 20 साल पहले भी उनसे बोली है। और उसके साथ उन्होंने मेरे को चेंज होते हुए भी देखा है कि कंचन मैम कितनी चेंज हुई हैं। पहले उनका क्या था, नई-नई चीज़ें उन्होंने भी सीखी हैं, माँ अपने आप को अपडेट कर रही हैं। बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं सर मेरे यूट्यूब चैनल पर जब मेरे स्टूडेंट देखते हैं। मैं आपको बताऊँ कि सर आधे से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे सब्सक्राइबर हैं। ओके मैम। जी। ओके मैम। तो मैम अब हम लोग रैपिड फायर में चलते हैं। वन वर्ड दैट डिफाइंस टीचिंग, एक शब्द जो टीचिंग को डिफाइन करता है। अंतरात्मा की खुशी। ओके। फेवरेट हिंदी ऑथर। फेवरेट हिंदी ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर। चाहे वो ओके। लिखते बंगाली में थे बट उनका हिंदी वर्जन भी माइंड ब्लोइंग ओके। था। एंड प्रेमचंद एक ऑल्सो। स्टूडेंट का एक स्टूडेंट की क्वालिटी जो आप बहुत एडमायर करती हैं, प्रशंसा करती हैं। सर उनका अपने वर्क के प्रति समर्पण, काम के प्रति, वर्क इज वर्शिप, जो अपने काम ओके। को ही पूजा मानते हैं। मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग पर्सन, किस तरह के पर्सन को आप पसंद करती हैं? मॉर्निंग पर्सन को सर। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन अर्ली हेल्दी टू वेल्दी राइज, एंड हाँ जो उठा हुआ सूर्य सर सबको अच्छा लगता ओके। है, उम्मीद होती है उसमें। वन लाइफ लेसन दैट एवरी चाइल्ड शुड लर्न, एक लाइफ का लेसन जो प्रत्येक बच्चों को सीखना चाहिए। आत्मनिर्भर बनो, आत्मसम्मान अपना हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ओके मैम। एक चीज जो अभी भी आप सीखना चाहती हैं। सर
अभी और पढ़ाना सीखना चाहती हूँ कि मैं और अच्छी तरह से और क्या-क्या सीखूँ कि मैं अपने बच्चों को और अच्छी तरह से पढ़ा सकूँ। मैं टीचिंग ओके, टेक्नोलॉजी और सीखना चाहती हूँ। ओके। आपका एक हैप्पीएस्ट मोमेंट एज़ अ टीचर? सर जब स्टूडेंट्स आकर कहते हैं ना कि मैम आप हमारी फेवरेट मैम हो, हमें आप ही की क्लास में रहना है, तो सर उससे बड़ा कुछ नहीं होता। वाह मैम, यस मैम। मैम आपने तो पॉडकास्ट को मचा दिया। मतलब आप थ्रू आउट द पॉडकास्ट हँसते रहीं और जवाब देते रहीं। मतलब आपका रिएक्शन एंड एवरीथिंग बहुत ही क्रेज़ी था। तो हमारा व्यू बहुत ज़्यादा जाएगा। ये थैंक हमें यू। लगता है। काफ़ी क्वेश्चन्स टीचिंग आ और रहे हैं सर। हाँ, टीचिंग और लर्निंग व्हिच डू यू एन्जॉय मोस्ट? टीचिंग और लर्निंग लर्निंग में से? लर्निंग, सर ओके। बोथ लर्निंग लर्निंग से ही मैं टीचिंग के पैशन में आ पाई हूँ सर। ओके, ओके मैम। तो मैम, तो इसी के साथ हमारा 1 घंटे का पॉडकास्ट एंड पे आता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी पूरी जर्नी लाइफ को हम लोगों ने निचोड़ के रखा। एक-एक बात पे हम लोगों ने बात की और आप आए बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। तो मैम थैंक आपसे हम लोग जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। हमारा आपका भी कनेक्शन एक तरह से बन गया। कभी मेरठ आएँगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल यू आर वेलकम और सर आप। मैं भी एक आईआईटी ग्रेजुएट हूँ मैम। और मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ। मैं बीटेक आईआईटी खड़गपुर से हूँ और मैं भी टीचिंग फील्ड में हूँ। मैं आईआईटी एडवांस का पढ़ाता हूँ। इससे पहले मैंने स्टार्टअप्स और किए हुए हैं बहुत सारे। मतलब मेरा अलग ही नहीं रहा। मैंने पहले अपना कंपनी खोला था, फिर कंपनी ओके। डाउन गया तो फिर टीचिंग सेक्टर में आया। टीचिंग में मैंने अपना कंपनी खोला, मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ। तो इस अनुसार से हम लोग अलग-अलग टीचर से मिलते हैं, बात करते हैं, उनको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाते हैं। तो मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो हम लोग सुनकर फिर एंड करेंगे। आपकी तरफ से कुछ कहना है तो? हाँ जी, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा आपका जो ये प्रयास है क्योंकि हर टीचर सामने नहीं आ पाता है ना? कुछ यस मैम। कलाकार पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है कि आप ईच एंड एवरी टीचर को सामने ला रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, उनकी बातें उनको बोलने का मौका दे रहे हैं सर। तो ये यस बहुत मैम। बड़ी बात है। ब्लेस यू, खुश रहिए ऐसे ही और आई थिंक अब मैं चाहूँगी कि आपके बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ और जल्दी यस आपकी मैम। बहुत गोल्डन थैंक यू। मेडल थैंक यू मैम। तो मैम अच्छा रहा, गुड नाइट। और मैं अपने ऑडियंस को बोलता हूँ कि अगर आपको हमारे पॉडकास्ट में कुछ भी त्रुटि लगी तो जरूर से जरूर कमेंट करें। हम उसको इम्प्रूव करेंगे समय के साथ। और ये हमारा पॉडकास्ट मैम के भी चैनल पे रहेगा और हमारे भी चैनल पे, दोनों पे ये ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा। और इसको हम लोग अलग अलग संसाधन जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह ही रखेंगे। और इसको जितना बढ़ा सके उतना हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट विशेष, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, धन्यवाद। यस मैम।